दुनिया का वो राष्ट्र जो खुद को विश्व शांति का मसीहा बताता है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि वही अमेरिका कई देशों की बर्बादी का कारण भी है। जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक भारत पाक के बीच युद्ध विराम कराने का दावा कर नोबेल शांति पुरस्कार की अपेक्षा कर रहे थे, आज वही ट्रंप अब ईरान में बम बरसा रहे हैं। एक देश के सुप्रीम लीडर से लेकर 48 नेता और सैकड़ों नागरिक मारे जा चुके हैं। ईरान के जो शहर कल तक गुलजार थे, आज वो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। दरअसल अमेरिका के पास आधुनिक इतिहास के अलावा बताने या गर्व करने के लिए कुछ है ही नहीं। जो था उसे सुनियोजित तरीके से मिटाया गया। पूंजीवाद का मक्का बनकर अमेरिका ने दो चीजों को ही नियंत्रित करने पर सदी से ज्यादा समय लगाया, एक पैसा और दूसरी ताकत। अमेरिका दुनिया भर की पूंजी को नियंत्रित करता है। विश्व व्यापार डॉलर पर आश्रित है। दूसरी ओर सेना, हथियार और परमाणु बमों के मामले में अमेरिका सबसे मजबूत है। परमाणु हथियार तो इतने हैं कि पूरी धरती को कितनी ही बार नष्ट किया जा सकता है, लेकिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का कलंक भी केवल अमेरिका के माथे पर ही लगा है। ताकत और पैसे के दम पर अमेरिका ने दुनिया को नियंत्रित करने का दम और आदत दोनों हासिल कर ली है। अमेरिका की सच्चाई दरअसल एक ऐसे दबंग गुंडे की कहानी है जैसे जो अपने हुक्म से अपना इलाका चलाता है। वहां पुलिस नहीं चलती, विधान नहीं चलता। उसको जो ठीक लगे वो सही, उसको जो गलत लगे वो गलत। वो जिसे चाहे काम करने देगा, जिसे चाहे उसे उखाड़ फेंकेगा। न्याय की परिभाषा किसी किताब से नहीं, उसकी सुविधा और सोच से तय होगी। कितने भी अन्यायपूर्ण कृत्य को न्याय संगत वो ठहरा सकता है। जापान, वियतनाम, अफगानिस्तान, रूस, इराक, ईरान, लीबिया, लातिन और लेबनान जैसे कितने ही देश हैं जहां अमेरिका ने सत्ता और सरकारों में दखल दिया और उन्हें हिलाकर रख दिया। नतीजा, आज भी वो देश मानवीय संकट से गुजर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश अमेरिका और तबाही। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय सियासत को समझने वाले दुनिया के हर शख्स के मन में यही सवाल है कि क्या अब ईरान भी अमेरिका के स्वार्थ की बलि चढ़ेगा। जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर को उनके पूरे परिवार के साथ खत्म किया गया, जिस तरीके से उनके फौजी साथियों को नेस्तनाबूद किया गया, ईरान के दावे के मुताबिक परमाणु साइट पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है। उससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब ईरान की बारी है जो दुनिया के उन खाड़ी मुल्कों के लिस्ट में शामिल होगा जो तबाही और बर्बादी का दंश आज तक झेल रहे हैं। दरअसल अमेरिका की पुरानी फितरत रही है, जो भी राष्ट्र उससे अलग राह चुनता है, जो उसके डॉलर की बात नहीं मानता, जो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, वहां अमेरिका लोकतंत्र और शांति की स्थापना के नाम पर एंट्री लेने की कोशिश करता है। कई बार वो उसी देश के लोगों को आपस में लड़ाता है, कई बार कुछ और तरीके से घुसने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर जो अमेरिका के साथ नहीं है, उसे हंसते खेलते देश की तबाही का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल अमेरिका दुनिया भर में मानवाधिकारों की, लोकतंत्र की और न्याय की बात करता है, लेकिन दुनिया भर में कितने ही युद्ध अमेरिका की सोच और दखल का नतीजा रहे हैं। मानवाधिकारों की धज्जियां इन युद्धों में उड़ाई जाती रही, लोकतंत्र की वो परिभाषा लादी जाती रही जो अमेरिका के अनुसार सही ठहराई गई। अगर दुनिया के कुछ देशों ने अमेरिका के आगे समर्पण करने से मना किया तो उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। उन पर हमले हुए और उनकी सरकारों को, शासकों को जाना पड़ा। तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले अमेरिका को तानाशाही भी वही दिखाई देती रही जहां उसके अपने हितों को कोई नुकसान पहुंचा। और अपने हितों को प्रभावी रखने के लिए तानाशाहों को मारने और खत्म करने के युद्धों में अमेरिका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल रहा। पीछे मुड़कर इतिहास में देखा जाए तो कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अमेरिका को ललकारने की कोशिश की, उनकी नीतियों को चुनौती दी, चाहे वो पाकिस्तान के इमरान खान हो या फिर बांग्लादेश की शेख हसीना। अमेरिका ने इन्हें अपने रास्ते का कांटा समझा और इनका अंजाम आज सभी जानते हैं। दरअसल एक पैटर्न रहा है, जो देश अमेरिका से बगावत करता है उसे पहले आर्थिक रूप से अलग थलग किया जाता है, फिर वहां के लोगों में सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काया जाता है। वहीं जब उसे देश में महंगाई बढ़ती है, अस्थिरता आती है और लोगों का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब वहां के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए दखल दिया जाता है।
अमेरिका अपनी सुरक्षा एजेंसियों और सैन्य क्षमता के द्वारा तबाही का खेल शुरू कर देता है। इसलिए आज एक सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के साथ भी वही होने वाला है? क्या तेल के खेल में अमेरिका ईरान के साथ भी वही करना चाहता है जो वेनेजुएला के साथ हुआ? वैसे अमेरिका इराक में ये पहले कर चुका है। दरअसल इराक में एक समय शासक रहे सद्दाम हुसैन का एक फैसला देश को बर्बादी की ओर ले गया। सद्दाम हुसैन तेल का कारोबार डॉलर की बजाय यूरो में करने का फैसला कर चुके हैं, जो शायद उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें कि इराक की बर्बादी की कहानी 2003 में हुए हमले के बाद शुरू होती है। दरअसल सद्दाम हुसैन के शासन में इराक एक मजबूत और ताकतवर देश था। वहां की शिक्षा और स्वास्थ्य पूरे अरब के लिए एक मिसाल थी। लोगों के पास संसाधन थे और देश आजाद भी था। लेकिन सद्दाम हुसैन का एक और पहलू भी था। वो सख्त तानाशाह थे और सत्ता के लिए अपनों का भी खून बहाने से गुरेज नहीं करते थे। उन्होंने ईरान के साथ युद्ध भी लड़ा और कुर्दों पर रासायनिक हमले भी किए, जिसमें लाखों लोग मारे गए। कुल मिलाकर सद्दाम हुसैन की छवि एक क्रूर शासक रूप में बनी। हालांकि अपने देश में वो काफी पॉपुलर हस्ती थे। वहीं सद्दाम हुसैन दुनिया के लिए बुरे व्यक्ति तब बन गए जब उन्होंने कहा कि अब इराक तेल का कारोबार डॉलर की बजाय यूरो में करेगा। यह अमेरिका के डॉलर साम्राज्य को खुली चुनौती थी। लिहाजा डॉलर की वैश्विक धाक बचाने के लिए अमेरिका ने एक झूठा ताना बाना बुना। तब अमेरिका ने कहा था कि इराक के पास सामूहिक विनाश वाले हथियार हैं। हालांकि इसका यह दावा बाद में झूठा निकला, लेकिन इस झूठ की बुनियाद पर बिना किसी सबूत के इराक पर हमला हुआ, बमबारी की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इराक के शहर खंडर में तब्दील हो गए, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल मलबे में बदल गए। इतना ही नहीं, सद्दाम हुसैन को भी फांसी दे दी गई। वो तस्वीरें लोगों को आज भी याद है। वहीं सद्दाम का शासन खत्म होने के बाद भी इराक को लोकतंत्र नहीं बल्कि अराजकता ही मिली। अमेरिका वहां स्थिर व्यवस्था बनाने में कामयाब नहीं हुआ, जिसके चलते शिया और सुन्नी में खूनी संघर्ष हुए और यहीं से ISIS जैसे खतरनाक आतंकी संगठन पैदा हो गए। आज इराक के पास विशाल तेल भंडार तो है, लेकिन उसके नागरिकों के पास पानी और बिजली जैसी ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं और ना ही सुरक्षा की कोई गारंटी। ये इतिहास का वो गहरा जख्म है जो ये बताता है कि अमेरिका की दुश्मनी पूरी सभ्यता को खत्म कर सकती है। वहीं इराक ही नहीं, लीबिया भी इसी तरीके से अमेरिका की दुश्मनी का शिकार हुआ। दरअसल लीबिया अफ्रीका का एक विकसित और अमीर देश हुआ करता था, जहां मुअम्मर अल गद्दाफी का शासन था। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन लीबिया की जनता को मिलने वाली सुविधाएं यूरोप को भी हैरान करती थी। वहां बिजली मुफ्त थी, पेट्रोल पानी से सस्ता था, सरकार इलाज और शिक्षा का कोई पैसा नहीं देती थी। गद्दाफी ने ग्रेट मैन मेड रिवर जैसा प्रोजेक्ट बनाया, जिसके जरिए रेत में भी मीठा पानी निकाला जा सकता था। लेकिन गद्दाफी की भी एक दूसरी तस्वीर थी, उनका दूसरा पहलू था। उसे भी ताकत की सनक थी, वो भी दमनकारी था और दशकों तक लीबिया पर राज किया। विरोध करने वालों को बेरहमी से कुचलता था। जब 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर लीबिया पहुंची तो जनता सड़कों पर उतरी, तो गद्दाफी ने विरोध को ताकत से दबाने की कोशिश की, जिसका नतीजा हुआ कि देश गृह युद्ध में फंस गया। लेकिन इन सब के बीच गद्दाफी की सबसे बड़ी खता तब आई जब उसने पूरे अफ्रीका के लिए गोल्ड दिनार नाम की साझा मुद्रा लाने की कोशिश की। दरअसल वो चाहता था कि अफ्रीका अपने संसाधनों का व्यापार डॉलर की बजाय गोल्ड दिनार में करे। लेकिन यहीं से अमेरिका गद्दाफी से खफा हो गया। फिर मानव अधिकार रक्षा के नाम पर नाटो ने लीबिया पर भीषण बमबारी की। इतना ही नहीं, विद्रोही गुटों को आधुनिक हथियार दिए, जिसका नतीजा हुआ कि गद्दाफी की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। वहीं गद्दाफी के जाने के बाद आज लीबिया एक नाकाम राष्ट्र बन चुका है। देश पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वहां ना कोई सरकार है और ना ही कोई सिस्टम। अलग थलग हथियारबंद गुट हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, लीबिया के पास जो गोल्ड रिजर्व था वो सारा का सारा गायब हो चुका है। लीबिया आज उसी पश्चिमी लोकतंत्र की दी हुई सजा को भुगत रहा है, जिसने उसे एक समृद्ध देश से आतंकवादियों के पनाह और गुलामी के बाजार में तब्दील कर दिया। वहीं कुछ ऐसी ही कहानी सीरिया की भी है, जहां पाइपलाइन की राजनीति ने उसके शहरों को खंडहर बना दिया।
आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि सीरिया की बर्बादी का खेल सिर्फ एक शासक को हटाने का नहीं था, बल्कि बड़े देशों के खेल और पाइपलाइन पॉलिटिक्स का नतीजा था। जो सीरिया कभी अपनी संस्कृति, खूबसूरती और ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति उसकी दुश्मन बन गई। दरअसल कतर से यूरोप तक एक पाइपलाइन बिछाने की योजना थी, लेकिन सीरिया की बशर अल असद सरकार ने अपने दोस्त रहे रूस के हितों को देखते हुए पाइपलाइन के लिए अपने देश से रास्ता देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सीरिया को अस्थिर करने की पटकथा लिखी गई। लिहाजा 2011 विरोध शुरू हुए तो स्थानीय जनता ने आजादी और सुधारों की मांग की, लेकिन असद सरकार ने उन्हें आतंकी करार देते हुए सैन्य कार्रवाई की, जिसके चलते देश में गृह युद्ध भड़का। फिर क्या था, बस यहीं से अमेरिका और उसके सहयोगियों को मौका मिला, लिहाजा उन्होंने विद्रोहियों को हथियार और पैसा मुहैया कराया। वहीं दूसरी तरफ रूस ने असद सरकार को बचाने के लिए सेना उतारी, लिहाजा देखते ही देखते सीरिया महाशक्तियों का अखाड़ा बन गया। प्रॉक्सी वॉर में सीरिया के कई शहर मलबे के ढेर में बदल गए। करोड़ों लोग शरणार्थी बनकर दुनिया के अलग अलग देशों में आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने सीरिया के तेल क्षेत्रों और गेहूं के भंडारों पर कब्जा कर लिया। आज भी वहां के संसाधनों में लूट जारी है। कुल मिलाकर सीरिया की त्रासदी ने यह बताया कि जब सरकार अपने लोगों के खिलाफ खड़ी होती है तो बाहरी ताकतों को मौका मिल जाता है और फिर हंसता खेलता देश बारूद के ढेर पर बैठा दिया जाता है। यही कहानी अफगानिस्तान की भी है। करीब 20 साल तक अमेरिका ने वहां युद्ध किया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। दरअसल अफगानिस्तान की कहानी 20 साल के उस फरेब की है जिसे राष्ट्र निर्माण का नाम दिया गया। साल 2001 में अलकायदा और तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। 2 दशक उसने खरबों डॉलर के हथियार खपाए, लाखों नागरिकों की मौत हुई। अमेरिका ने वादा किया कि वहां स्कूल, सड़क और हॉस्पिटल जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ एक आधुनिक समाज का निर्माण करेगा, लेकिन हकीकत में एक कमजोर और भ्रष्टाचार से भरी कठपुतली सरकार खड़ी हुई। अफगानिस्तान के हालात के लिए वहां के वो नेता भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने अमेरिका से पैसे लिए और फिर उनका जमकर दुरुपयोग किया और जनता की भलाई के बजाय खुद की तिजोरी भरी। वहीं दूसरी ओर तालिबान ने ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखी। 20 सालों के संघर्ष के बावजूद भी अमेरिका एक ऐसी सेना तैयार करने में नाकाम रहा जो तालिबान के सामने विदेशी मदद के बिना टिक सके। वहीं जब अमेरिका का स्वार्थ पूरा हो गया तो अफगानिस्तान को अधर में छोड़कर निकल गया। लिहाजा एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। काबुल एयरपोर्ट का वो मंजर जब लोग अपनों की जान बचाने के लिए हवाई जहाज टायर पर लटकते नजर आए थे, ये 20 साल के अमेरिकी मिशन का सबसे शर्मनाक अंत था। आज फिर तालिबान की सरकार है, लेकिन अगर किसी अफगानी से पूछा जाए कि 20 साल में अमेरिका से सिर्फ लाशों के अलावा क्या मिला, तो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। वहीं कुछ ऐसी भी कहानी मिलती जुलती यमन की भी है। यमन के बर्बादी की कहानी इसलिए भी दुखद है क्योंकि ये दुनिया के सामने हो रही है, लेकिन हर तरफ खामोशी है। यहाँ अमेरिका ने भले ही अपनी सेना सीधे ना उतारी हो, लेकिन उसने अपने सहयोगियों को ऐसे घातक हथियार दिए जिससे पूरा देश कब्रिस्तान बन गया। ये तेल का कोई बड़ा भंडार नहीं है। यहाँ जनता राष्ट्रीय मीडिया में भी वहां हो रहे कत्लेआम से आंखें मूंद ली है। यमन के हालात के लिए हुती विद्रोहियों, सऊदी और ईरान जैसी क्षेत्रीय शक्तियां जिम्मेदार हैं। दरअसल हुतियों ने जब कब्जा किया तो इसे वर्चस्व की लड़ाई बना दिया गया। वहीं अमेरिका की हथियारों की बिक्री की भूख ने इस आग में घी डालने का काम किया। यमन के बाजारों और स्कूलों में हजारों बम बरसाए गए। लिहाजा मौजूदा वक्त में यमन दुनिया के सबसे भयानक मानवीय संकट से गुजर रहा है। कहा जाता है कि हर 15 मिनट में यमन में एक बच्चा भूखा या कोई बीमारी से दम तोड़ता है। दरअसल यमन के आसपास बंदरगाहों की घेराबंदी है, लिहाजा समय पर ना तो भोजन पहुंच रहा है और ना दवाइयां। अमेरिका ने भी यमन के हालात को बेहतर करने की कोई खास कोशिश की नहीं। यमन पश्चिमी देशों के हिपोक्रेसी को दिखाता है। कुल मिलाकर कहें तो सारा खेल अमेरिका के हित और उसके डॉलर का है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने दुनिया को कैसी आर्थिक व्यवस्था में जकड़ा जिसमें दुनिया का सारा तेल डॉलर में खरीदा जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि तेल किसी भी देश को खरीदना हो उससे पहले डॉलर हासिल करना होता है। अमेरिका सिर्फ कागज का टुकड़ा छापता है और पूरी दुनिया उसके पीछे भागती है, क्योंकि उसे अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए
जरूरत होती है। दुनिया के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 60% हिस्सा डॉलर है और यही व्यवस्था है जो अमेरिका को पूरी दुनिया पर बिना कुछ किए राज करने की अनुमति देती है। वहीं जब कोई देश इसके खिलाफ जाता है और अपनी मुद्रा में व्यापार करने की बात भी करता है तो उसका हल सीरिया, इराक और ईरान जैसा कर दिया जाता है। जब भी कोई देश अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उसे तानाशाह है और आतंकी बताकर और मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। हालांकि चीन और रूस जैसे देश अपनी मुद्राओं में व्यापार कर चुनौती जरूर दे रहे हैं, जिसको लेकर अमेरिका की बौखलाहट भी समय समय पर देखी गई है। अभी कुछ दिन पहले ही अगर देखें, जब भारत पर बड़ा टैरिफ लगाकर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, वह ईरान को लेकर सवाल यही है कि आखिर होने क्या जा रहा है। लेकिन ईरान को लेकर मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि ईरान इराक, सीरिया और लीबिया जैसा कमजोर शिकार नहीं, क्योंकि उसके पास एक संगठित सेना है। हालांकि कोशिश इस तरह से की गई है, पहले ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, लिहाजा वहां की मुद्रा इतनी गिर गई कि लोगों में आक्रोश फैल गया। लोग अपनी ही सरकार से नफरत करने लगे, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन हुए और फिर एक सुनियोजित तरीके से वहां के सुप्रीम लीडर को मार गिराया गया। ईरान के साथ किया है उसे आर्थिक आतंकवाद कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, ईरान पर आर्थिक हमलों के साथ तकनीकी हमले भी किए गए। वहां के कई बड़े वैज्ञानिकों को मारा गया। दरअसल अमेरिका का कहना यह है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका की नजर ईरान के विशाल तेल और गैस भंडार पर है। खामनेई के बाद बदलने वाले नेतृत्व के चलते अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि वहां जैसे हालात हो जाएं। इसलिए ईरान के सामने डबल लड़ाई है। एक तरफ तो उसे अमेरिका और इजराइल से पार पाना है, तो दूसरी तरफ आक्रोशित जनता से। वहीं इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्या दुनिया एक बार फिर इतिहास को दोहराते देखेगी? क्या एक बार फिर कोई समृद्ध देश मलबे में तब्दील होगा? वह ये बात भी सही है कि दुनिया में लोकतंत्र कई देशों में नहीं है, लेकिन किसी भी देश में लोकतंत्र के लिए मांग करना, उसकी लड़ाई करना और उसे हासिल करना उसी देश के लोगों का अधिकार है। इसमें किसी भी दूसरे देश के दखल को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र एक आधुनिक अवधारणा है और कई देशों में इसे प्रभावी ढंग से लाया नहीं जा सका है। उसके पीछे पारंपरिक, सांप्रदायिक और सांस्कृतिक कारण है, लेकिन ये कारण और इसका निवारण उस देश के लोगों का ही अधिकार है और उसमें किसी भी बाहरी ताकत का दखल उचित नहीं ठहराया जा सकता। आज दुनिया में एक वैश्विक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और ऐसी कितनी ही संस्थाएं हैं, लेकिन ये संस्थाएं भी बिना रीढ़ और दांत के मंच पर भी साबित हुई। यहाँ के निर्णय या तो अमेरिकी हितों के अनुरूप रहे हैं या फिर इन निर्णयों की परवाह अमेरिका ने नहीं की है। कितने ही ऐसे सवाल हैं जहां परमाणु कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन, कृषि मानवाधिकार, तेल, हथियार, व्यापार, लोकतंत्र और मुद्रा को नियंत्रित करने का मानक केवल अमेरिकी हितों के अनुरूप रहा है। और जहां अमेरिकी जवाबदेही की बारी आई है, अमेरिका ने उसे बहुत आसानी से ठंडे बस्ते में डाल दिया। यही बात ईरान के लिए भी है और वेनेजुएला के लिए भी। दोनों ही देशों में जिस तरह की सैनिक कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर हुई, वो दादागिरी की श्रेणी में आती है। लोकतंत्र की मूल्यों की बात करने वाला अमेरिका किसी भी तरह से इसको न्याय संगत नहीं ठहरा सकता। खामनेई से ईरान की जनता खासी नाराज थी, लेकिन खामनेई को हटाना, ईरान को बदलना और लोकतंत्र वहां पर स्थापित करना वहां की जनता की जिम्मेदारी है। अमेरिका उनकी आवाज के प्रति सहानुभूति रख सकता है, वैश्विक मंचों पर उसकी चर्चा कर सकता है, अपनी राय और विरोध व्यक्त कर सकता है, लेकिन इस तरह का हमला और हत्याओं को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिका की दूसरी आपत्ति ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में लगा है। ये परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ में भी जा सकते हैं। इससे यूरोप और अमेरिका को खतरा है और इसलिए उसे रोकना जरूरी है। लेकिन दुनिया में ये कैसे तय होगा कि कौन परमाणु परीक्षण करेगा और कौन नहीं? किसे परमाणु हथियार बनाने का अधिकार है और किसे नहीं? अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। दुनिया में परमाणु हथियारों का प्रयोग करने वाला अकेला देश अमेरिका ही है। हिरोशिमा और नागासाकी का विध्वंस आज भी मानवता पर कलंक की तरह ही याद किया जाता है। फिर इसकी क्या गारंटी है कि अमेरिका परमाणु हथियारों का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेगा? उससे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या परमाणु हथियारों का कभी सही इस्तेमाल हो भी सकता है, या ऐसा कोई शब्द भी सोचा जा सकता है जो परमाणु हथियारों के अस्तित्व को सही बताए?
पोखरण के परमाणु परीक्षण के बाद इसी अमेरिका ने भारत पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए। भारत की अर्थव्यवस्था और लोगों को कितनी ही दिक्कतों से रूबरू होना पड़ा। दखल और दादागिरी की कहानी केवल ईरान ही नहीं, भारत भी इसका भुक्तभोगी रहा है। और भारत ने भी परमाणु परीक्षण करते हुए अमेरिकी दबंगई को नहीं, अपनी संप्रभुता को तरजीह दी। अमेरिका आज भी भारत के परमाणु हथियारों के पक्ष में नहीं है। तो क्या भारत एक आतंकवादी देश है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? वो परमाणु हथियारों का कब और कैसे प्रयोग करेगा? अगर ये सवाल भारत के लिए है तो अमेरिका के लिए खुद क्यों नहीं? और अगर ये गलत है तो अमेरिका दूसरों पर अपनी मर्जी और हित कैसे लाद सकता है? सच ये है कि अमेरिका की नजर में उनका हित दुनिया का एकमात्र हित है। जो उनका हित है वही दुनिया का हित होगा। विश्व कल्याण का ढोंग अमेरिका के हितों से शुरू होता है और अमेरिकन हितों पर ही खत्म हो जाता है। वो दुनिया में सब कुछ अपने पैरों के नीचे रखना चाहते हैं। वो दुनिया में किसी और को बस उस हद तक सर उठाने देना चाहते हैं जहां तक उनकी सुरक्षा, व्यापार और मंशा पर कोई फर्क ना पड़ रहा हो। ये गलत है और इससे दुनिया भर में ना तो आतंकवाद से निपटा जा सकता है और ना लोकतंत्र लाया जा सकता है। बदले की भावना, युद्ध की गुंजाइशें, नफरत और तानाशाही जैसे शब्द इसी परिस्थिति के कचरे पर पनपते हैं। इनसे दुनिया का खतरा घटता नहीं और बढ़ता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।